वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, तो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल placed in uniform magnetic field अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो P है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया, ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब ये हो गया कि हमने एक बार मैग्नेट रख दिया और इसकी जो लेंथ है वो 2L है। ठीक है, ये इसकी लेंथ जो है वो 2L है। अगर ये इसका नॉर्थ पोल है तो ये इसका आ जाएगा साउथ पोल। क्लियर, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल आ गया इस मैग्नेट का, ये साउथ पोल आ गया। अब हमें निकालना है इसके ऊपर टॉर्क। ठीक है, तो लेट ए मैग्नेटिक डाइपोल is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये किया गया है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। M, कैपिटल M is the magnetic dipole moment and small m is the pole strength। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है हर एक पोल की m है, मतलब इसकी अगर स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है तो इसकी भी m पोल स्ट्रेंथ होगी। अब क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है B। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है हर पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्म है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यहाँ भी B है, यहाँ भी हर पॉइंट के ऊपर B है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसकी पोल स्ट्रेंथ है M। ठीक है, तो इस पोल के ऊपर भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस पोल के ऊपर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलिए, नाउ द फोर्स ऑन कौन सा पोल, N पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल। चलिए इसको मैं F1 बोल देता हूं। F1 इज इक्वल टू हाउ मच। अभी इससे पहले हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था क्या, कि B इज इक्वल टू F अपॉन M। तो जैसी बात है फोर्स कितनी आ जाएगी, M इंटू B। अगर इसकी फोर्स स्ट्रेंथ M है तो M इंटू B, M इंटू B। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन, क्योंकि ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका साउथ पोल है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को इधर रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर। ठीक है, तो F1 फोर्स जो है वो इधर है, इसको मैं F1 नाम दे देता हूं। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हालांकि इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ये जो नॉर्थ साउथ है डायरेक्ट अंडरस्टूड सी बात होती है इसमें। ठीक है, अब इस पोल के ऊपर फोर्स लगाइए, क्योंकि दो पोल है मेरे पास इसके, तो इस पोल के ऊपर कितनी फोर्स होगी, फोर्स ऑन साउथ पोल। साउथ पोल के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी,
इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं F2 से। F2 कितनी होगी, अब यही फॉर्मूला द्वारा F इज इक्वल टू m इंटू b, इसकी फोर्स स्ट्रेंथ भी mb है, mb, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये नॉर्थ, ये साउथ पोल है और इधर इसका नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगी, ये साउथ पोल इस साउथ को इधर रिपेल करेगा, यानी कि नेट फोर्स आपकी इधर एक्ट करेगी, तो F2 की ये डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट, ये फोर्स आ गई राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इस पोल के ऊपर ये फोर्स लग रही है, इस पोल के ऊपर ये फोर्स लग रही है। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि जब हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन ये है। नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। अब क्योंकि नेट फोर्स होगी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, विच इज इक्वल टू mb। mb अगर इधर है तो mb इधर है, तो इसका मतलब इट विल बी माइनस, अगर मैं इसकी डायरेक्शन में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो अगर ये mb है तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस mb। डायरेक्शन अगर इसकी मेंशन करता हूं तो इस तरह से कहने का मतलब ये होगा, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स हो जाएगी mb माइनस mb इज इक्वल टू 0। अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं तो उस केस में जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी 0। ठीक है, अब क्योंकि इन फोर्सेस की, हालांकि नेट फोर्स 0 है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये इस लाइन के अक्रॉस अलोंग जो है वो एक्ट कर रही है, ये इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, दोनों की सेम नहीं है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ये डाइपोल है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, इस एंड के ऊपर फोर्स इधर लग रही है, इसकी वजह से क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये रोटेट कर जाएगा। रोटेट करने का मतलब है इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों की सेम नहीं है और इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इक्वल और अपोजिट है, तो कपल ऑफ फोर्स ये एक्ट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब इस कपल ऑफ फोर्स के कारण व्हाट हैपन, द मैग्नेटिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अब इसके कारण अगर टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये, व्हेन टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। क्या फॉर्मूला था टॉर्क के लिए, क्या फॉर्मूला है टॉर्क के लिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से। टाउ इज इक्वल टू either force multiplied by perpendicular distance between forces, forces के बीच में जो perpendicular distance होगी। अब either force का मतलब है चाहे आप F1 लो चाहे आप यहाँ से F2 लो, कोई दोनों में से एक है ना, magnitude of either force multiplied by perpendicular distance। अब मैग्नीट्यूड कितना है इसका mb, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फोर्सेस के बीच में। अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इधर। सपोज एट एनी ओरिएंटेशन द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा। जो डाइपोल है वो इसके साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, ये डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट कहां होगा इसका, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा। किसी इंस्टेंट के ऊपर ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इनकी फोर्सेस के बीच की। तो क्योंकि एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो इनके बीच में ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट को k नाम दे देता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बिकम na। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू हाउ मच, आइदर फोर्स का मतलब हो गया mb इनटू nk। अब मुझे nk की वैल्यू निकालनी, मेरे पास ns की वैल्यू गिवन है, तो nk अपॉन ns इज इक्वल टू कौन सी रेशियो बन रही है, यानी कि ये बन गई मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बन गई sin थीटा।
या फिर एम के इज इक्वल टू एन एस साइन थीटा। एन एस की वैल्यू थी 12, इट मींस इट इक्वल टू 12 साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई एम बी इंटू 12 साइन थीटा। अब क्योंकि m इंटू 12 की वैल्यू थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, बट m इज इक्वल टू m इंटू 12, तो इसको लिखा जा सकता है टाउ इज इक्वल टू m इंटू बी एम बी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब क्योंकि m और b के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, तो m की जो डायरेक्शन है देखिए साउथ टू नॉर्थ ये बन गई, ये आ गया m, इसी को मैं यहां थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये m आ गया और b हमारा इधर था, b इधर आ गया। तो क्योंकि इसको लिखा जा रहा है m क्रॉस b, तो राइट हैंड कि फिंगर्स को m के ऊपर रखिए, m क्रॉस b है तो m की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को रखिए और उसको कर्ल कीजिए b की डायरेक्शन में, m से b की डायरेक्शन में, तो थंब इधर जाएगा, ठीक है, m से b की डायरेक्शन में घुमाइए और थंब इधर जाएगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन perpendicular to plane and away from reader. This is the direction of a torque, perpendicular to this plane and directed away from the reader. अब कुछ स्पेशल केसेस क्या बन जाएंगे, चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। स्पेशल केसेस क्या आ जाएंगे, टॉर्क की वैल्यू निकाली हमने एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब ये हो गया m और b के बीच में एंगल जो है वो 0, इसका मतलब ये जो डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल है यूं है ये, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, क्योंकि m की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, तो इसका मतलब यूं आ गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0। अगर 0 है देन टॉर्क इज इक्वल टू 0, उस केस में टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा 0, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल इधर आ गया और इसका साउथ पोल इधर आ गया, तो इधर नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, इसका इधर साउथ है जो अप्लाइड फील्ड है तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये यूं बन जाएगा कि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, दिस टॉर्क विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि ये अगर इसका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो ये यूं है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ, तो m और b इधर दोनों के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है। At this orientation the magnetic dipole experiences maximum torque, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू if theta is equal to 180 डिग्री, उस केस में टॉर्क कितना आ जाएगा, sin 180, tau is equal to how much, sin 180, how much it will be, sin 180 is also 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस केस में कितनी आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। sin 180 प्लस 0, sin के केस में यही रहेगा तो ये बन जाएगी sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो sin 180 की वैल्यू 0। इस केस में भी कितना होगा, इस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी 0, कोई टॉर्क जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। तो टॉर्क आ गया हमारे पास टाउ इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के
केस में देखें तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। देखिएगा जरा, दोनों का लगभग सेम एक्सप्रेशन है, यहाँ m है, यहाँ e की जगह b आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अगर हम देखें तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस केस में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, पी sin थीटा। इसमें कितना आ जाएगा, mv sin थीटा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है। अब क्योंकि टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है ये हर पोजीशन के ऊपर, कहीं भी हमने अपना भी चेक किया इसके बारे में, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी किसी ओरिएंटेशन के ऊपर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ magnetic dipole in uniform magnetic field। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर, यहां देखिए अलग अलग एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो अलग अलग होती जाएगी अल्टीमेटली। इसका मतलब ये हो गया अलग अलग ओरिएंटेशन के ऊपर ये डाइपोल कितनी एनर्जी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के ऊपर होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दैट ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड by magnetic dipole at any orientation in magnetic field, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर जो इसकी एनर्जी होगी that is called potential energy of the dipole, ठीक है। अब हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जैसी बात है, या आप सिंपल वे में ये भी कह सकते हो कि इट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, अगर क्योंकि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है इसके कारण फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं देन एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज stored in the form of potential energy, yeah। Now suppose at any instant the magnetic dipole makes an angle theta with the magnetic field, let theta is the angle between magnetic field and magnetic dipole at any orientation, या at any instant बोल दीजिए, बात देखिए है at any instant, कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है ये कोई एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो किसी एंगल थीटा के ऊपर है। तो आप यहाँ मोमेंट वेक्टर भी यूज कर सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इसके साथ कितने एंगल के ऊपर अलाइंड है, थीटा एंगल के ऊपर अलाइनमेंट है इसकी, ठीक है। देन टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, देन टॉर्क ऑन डाइपोल, हाउ मच टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, क्लियरली टाउ इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया, टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा, ये टॉर्क एक्ट करेगा। अब क्योंकि इस इंस्टेंट के ऊपर, इसके ऊपर ये टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट अगर हमने किसी स्मॉल एंगल d थीटा तक रोटेट करना है देन वी हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। अगर d थीटा एंगल तक रोटेट करना है तो वर्क डन क्या होगा, देन स्मॉल वर्क डन
in rotating the dipole, through स्मॉल एंगल डी थीटा। अगर किसी डी थीटा एंगल तक रोटेट करना है तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा? dw इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। जो टॉर्क एक्ट कर रहा है इस इंस्टेंट के ऊपर, जो टॉर्क एक्ट कर रहा है दैट टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी? mb sin थीटा। यू कैन राइट इट एज mb sin थीटा इनटू d थीटा। अब क्योंकि दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू वेरी स्मॉल एंगल d थीटा, हालांकि टॉर्क की वैल्यू जो वो लगातार चेंज होगी, क्योंकि इसकी जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू की टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर जैसे इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फॉर वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल d थीटा टॉर्क इज सेम। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? mb sin थीटा d थीटा। यहां तक स्मॉल एंगल d थीटा तक टॉर्क की वैल्यू हम ऑलमोस्ट, ये इतना छोटा एंगल है d थीटा कि टॉर्क की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, देन टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम सर्टेन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने के लिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क दैट विल बी w इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, mb sin थीटा d थीटा विद इन द लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? w इज इक्वल टू हाउ मच? mb कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। sin थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी, sin थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cos थीटा, विद इन द लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2, और विच इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकाल लो, माइनस mb cos थीटा विद इन द लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। This is the total work done. This work done is stored in the form of potential energy. When potential energy को represent करते हैं हम U से, U is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. अब if theta 1 is equal to 90 and theta 2 is equal to 0, अगर theta 1 90 है और सॉरी theta 2 is equal to theta, किसी एंगल थीटा तक, पहले डाइपोल यहां पर है और किसी एंगल थीटा तक जो है वो इसको रोटेट करना है अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना? थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो गई, थीटा 1 की वैल्यू 90 थी, तो u इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस mb cos थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास कितनी? u is equal to minus mb cos theta, or you can write it as minus m dot b, क्योंकि a dot b can be written as ab cos theta। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? माइनस m dot b, यानी कि माइनस mb cos theta। ठीक है, अब स्पेशल केसेस, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूं। Now clearly u is equal to minus mb cos theta। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू 0 है, if theta is equal to 0 then u is equal to minus mb cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस mb। एक्चुअली देखा जाए नेगेटिव है तो दिस विल बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम
होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया? दिस कैन बी रिटन एज, इट मीन दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो पोजीशन है इसकी, ये कौन सी पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस पोजीशन इज द स्टेबल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मोस्टली तीन प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? जैसे मान लो ये बॉडी है, देखिएगा इसके ऊपर अगर इधर फोर्सेस लग रही हैं, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो ले लेगी। ठीक है, सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि थोड़ा सा इसको अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए तो दोबारा वो अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाती है। सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा हुआ? कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इज जीरो, बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया जाए तो बॉडी क्या करती है? अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने इधर से फोर्सेस लगा रखे, ये फोर्स इधर से इस तरफ है, ये फोर्स इधर से इस तरफ है। देखिए नेट फोर्स दोनों इक्वल है, नेट फोर्स जीरो। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस इक्विलिब्रियम से पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूं, मतलब थोड़ा सा भी इधर रोटेट करता हूं, व्हाट हैपन? ये कभी भी इस पोजीशन के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि फोर्सेस इधर से लगी हुई है, तो ये कैसे हो जाएगी? यूं रोटेट कर जाएगी। ठीक है, ये रोटेट कर जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये कभी भी अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं आएगी। अब अगर कहने का मतलब ये है, जैसे थीटा की वैल्यू जीरो, इसका मतलब फील्ड इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इस तरह से आएगा। ध्यान से देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, डायग्राम कैसे बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है P इधर, अब मैंने इस मैग्नेट को क्या किया? इधर ले आया। कहने का मतलब ये इसका नॉर्थ पोल आ गया और ये इसका साउथ पोल आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये जो अप्लाइड फील्ड है, इसका इधर साउथ पोल है और इसका इधर नॉर्थ है, तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, नेट फोर्स जीरो। दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हो जाएंगी और अपोजिट है, नेट फोर्स जीरो। तो इसके लिए कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? ये हो गया इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थोड़ा सा भी इसको इधर डिस्टर्ब किया जाएगा, ये दोबारा इधर आने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 180 देन u इज इक्वल टू कितना? माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस 180। इसका मतलब ये हो गया कॉस 180 की वैल्यू होगी -1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, u इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जब 180 डिग्री का एंगल होगा, एक्चुअली एंगल किसके बीच में है? m और b के बीच में। तो जैसे ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, तो m की डायरेक्शन थी नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये m की डायरेक्शन थी। अब इसकी डायग्राम क्या बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड है इधर और इस डाइपोल को रख दिया मैंने इधर। इधर कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। इधर कौन सा आ गया? साउथ पोल। अब देखिएगा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m कहां होगा? m की जो वैल्यू है वो साउथ टू नॉर्थ होगी, तो इस केस में m आ गया इधर। ठीक है, m इधर आ गया। क्लियर? अब इसमें जो फोर्सेस हैं, इधर इसका नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है। इधर से फोर्स इधर लग रही है इसके ऊपर और इधर से फोर्स इधर लग रही है। हालांकि इक्विलिब्रियम में है, ये सिचुएशन है इस केस में। ठीक है, तो इधर वाली फोर्स इधर लग रही है। अब अगर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया जाए देन व्हाट हैपन? ये यहां से रोटेट करने की कोशिश कर जाएगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन नहीं करेगा। यहां दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर रहा है। सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम तो है, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, तो इसको बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब कई बार यहां से मोस्टली क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सीधा यही बिल्कुल सेम डेरिवेशन
फर्क इतना है कि थीटा 1 की वैल्यू अगर स्टेबल टू अनस्टेबल ले जाना है तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम है और 180 के ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहां से एक मतलब यहां से आप सिंपली इनकी वैल्यू चेंज करके थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चेंज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री। और अगर अनस्टेबल टू स्टेबल निकालना है वर्क डन तो थीटा 2 की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री, सॉरी अनस्टेबल टू स्टेबल, तो अनस्टेबल का मतलब है थीटा 1 की वैल्यू होगी 180 और थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 अनस्टेबल टू स्टेबल के लिए, और स्टेबल टू अनस्टेबल के लिए हो जाएगी थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू 180। ठीक है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट रोटेट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ अगर मूव करता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आती है, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई डाइपोल स्टेबल टू अनस्टेबल मूव करता है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर, व्हाट हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट potential energy and torque on a magnetic dipole placed in uniform magnetic field. अब let us discuss one question. Suppose you are given a magnetic needle. ये कोई magnetic needle दे रखी है, ठीक है। P कोई NCERT क्वेश्चन है ये, P P कोई मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। अब एक नीडल Q जो है वो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर रखी गई। ये जो एरो है, द एरो ऑफ द मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो एरो है। इसका मतलब ये कोई मैग्नेटिक नीडल है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इधर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग में एक नीडल लेकर के आए। जैसे कहने का मतलब है पहले मैंने नीडल को इधर रख दिया, ये कोई Q नीडल लेके आया और इसकी ये जो पोजीशन है इसको मैंने Q1 नाम दे दिया कि पहले इस नीडल को यहां रखा, ठीक है। क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या इसके अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है, ये कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। पहले तो इस पोजीशन के ऊपर ले गए हम, क्लियर। अब फिर इधर ले गए इसको, ये दूसरी पोजीशन यहां से उठाया यहां रख दिया। अब यहां बताइए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए कि मैंने एक P नीडल ली और उसको यहां रख दिया, ठीक है। इसके नजदीक दूसरी नीडल यहां पर Q लेकर के आया, ठीक है। मतलब ये तो मैं अलग अलग पोजीशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर Q नीडल रख दी, मुझे ये बताना है कि जो नीडल Q रखी गई whether it is in stable equilibrium or unstable equilibrium or there is no equilibrium in this needle। फिर मैंने क्या किया, इसको यहां से यहां रख दिया। यहां पर इसकी कौन सी पोजीशन होगी, स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर मैं लेके इसको यहां पर यूं रख दिया Q को, ये तीसरी पोजीशन आ गई। फिर मैं ले गया इसको यहां पर यूं, ये चौथी पोजीशन आ गई। फिर मैं इसको ले गया यहां पर, ये इसकी पांचवी पोजीशन आ गई। और फिर ले गया मैं इसको यहां पर। मैंने इसको 6 पोजीशन चेंज कर दी इसकी लाइकनेस इस तरह से। ये 6 पोजीशन के ऊपर, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक पोजीशन इसकी ये ले ली, एक पोजीशन ये ले ली, एक इधर ले ली, Q3 पोजीशन इधर ले ली, Q4 इधर ले ली, Q5 इधर ले ली, Q6 इधर ले ली। मैंने मान लो 6 पोजीशन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये, ढंग से समझ लेना इसको। तो मैंने अलग अलग पोजीशन के ऊपर इन नीडल्स को रख दिया, यानी कि P कोई गिवन नीडल है और इसमें फिर Q को ही मैंने अलग अलग पोजीशंस के ऊपर रखा है।
अब अलग अलग पोजीशन में मुझे ये बताना है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा। अप्लाई कैसे करना है इसको। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब m और b के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू होगी 0। और अनस्टेबल कब होगा, जब m और b के बीच में एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा की वैल्यू 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, बाकी के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा नहीं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, चलिए मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूं इसको। ये थी मेरी पी नीडल, ये नीडल पी है, इसका मतलब ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सियल लाइन लेते हैं, जैसे मान लो ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल का रोल प्ले कर रही है, ये डाइपोल का रोल प्ले कर रही है। अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, सॉरी, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। अगर मेरे पास एक डाइपोल है तो इसका मतलब ये डाइपोल था मेरे पास N और S। अब इसका डाइपोल मोमेंट होगा नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं एक्सियल पॉइंट लेता हूं यहां पर, कहीं ये एक्सियल लाइन ली, ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर इसके कारण, डाइपोल के कारण, ये जो डाइपोल था इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अलोंग द डाइपोल होता है। ठीक है, ये हम इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये थी, अगर ये डाइपोल था तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन बनती है बीच में। ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अपोजिट टू डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोजिट होगा उसका। यही था कॉन्सेप्ट। अब ये यूज होगा कि एक तो आ रहा है एक्सियल पॉइंट, ये जैसे ये डाइपोल था और इसका डाइपोल मोमेंट इधर था, तो ये एक्सियल लाइन के ऊपर है, तो एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 0। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इधर। अंडरस्टैंड करना इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर इस डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इधर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल होगा 180, और एक्सियल लाइन के ऊपर दोनों के बीच में एंगल होगा 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप यहां पर देखिएगा, ये थी मेरी नीडल जो सोर्स नीडल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैंने, चलिए पहले मैं पहली पोजीशन को चेक करता हूं। मैंने इस Q1 नीडल को क्या किया, इधर लिया, ये थी मेरे पास Q1, यानी कि ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इधर है और इस P नीडल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है। चलिए इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ये डायरेक्शन शो कर रही है। अब देखो, अब ये जो Q नीडल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है या किसी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये मुझे बताना है। ठीक है, कैसे बताओ। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो क्लियरली इसके ये जो नीडल रखी है इस पॉइंट के ऊपर रखी है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन ये थी। अब इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस नीडल के कारण, नीडल P के कारण मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये जो पॉइंट है देखिए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है इसके। अगर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो इसके कारण जो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है।
तो B आ गया इधर, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड। ये नीडल आप इधर रखी है। अब मुझे ये बताओ कि इसके M और B के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब देयर इज नो इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो जो Q1 पोजीशन है वो कौन सी आ गई, नो इक्विलिब्रियम। ये कौन सी पोजीशन आ गई, Q1। Q1 के ऊपर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 mb, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mb cos थीटा, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी 0, इसका मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरी पोजीशन कहां ले गए हम, Q2 को चेक करो आप। Q2 ये आ गई मेरे पास। अब इस नीडल को मैंने उठा करके Q नीडल को यहां रख दिया सेकंड पोजीशन के ऊपर, ये Q2 पोजीशन थी। अब ये पोजीशन भी इस नीडल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। अगर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। यहां फिर एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कौन सा इक्विलिब्रियम, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, तो कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो Q1 और Q2 नो इक्विलिब्रियम। नाउ प्रोसीड टू पोजीशन Q3। अब मैं इसको कहां ले गया, इसको इधर ले गया, देखिएगा इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, m की डायरेक्शन ये है। अब इसके कारण यहां पर फील्ड कहां होगा, इसके कारण ये जो है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ही लाई कर रही है, थर्ड पोजीशन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर आएगा अपोजिट, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इसके कारण यहां पर फील्ड इधर आएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। अगर एंगल 0 है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर अगर थर्ड पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला था -mb cos थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, m और b के बीच में एंगल हो गया 0, 0 का मतलब cos 0 1 u इज इक्वल टू -mb, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पर। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे भी अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कौन सी पोजीशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। Q3 जो थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई, ठीक है। अब चौथी पोजीशन कहां है, यहां ले गया मैं, अब इधर ये आ गई Q4 पोजीशन, ठीक है। अब Q4 के ऊपर ले गए, इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस नीडल के, क्योंकि सोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो ये नीडल थी P। अब इसको मैंने यहां से उठा करके यहां दिया Q को, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है अब इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन के ऊपर, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। और क्योंकि जो Q4 नीडल रखी है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर था, तो बताइए m और b के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड वन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल कहां पर आ गया, तो इसका मतलब यहां पर कौन सी इक्विलिब्रियम आया, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल आ गया, तो ये आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि Q4 के ऊपर जो था वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी नीडल को मैं यहां ले आया, इसको उठा दो, इसी नीडल को मैं यहां पर ले आया Q को, Q नीडल अब यूं रख दी यहां। ये कौन सी पोजीशन है, पांचवी पोजीशन, ये आ गई Q5। ये कौन सा आ गया, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, और इसके कारण यहां पर जो फील्ड होगा ये फिर इक्वेटोरियल लाइन बन रही है, इक्वेटोरियल लाइन बन रही है, तो इक्वेटोरियल लाइन में अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर। एंगल कितना आ गया दोनों के बीच में, 180 आया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, ये फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि 180 के ऊपर कौन सा इक्विलिब्रियम आता है,
अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी cos 180 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम की हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो Q5 के ऊपर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंगल आ गया 180 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब कितना, कौन सा, cos 180 की वैल्यू होगी, cos 180 की वैल्यू होगी -1 माइनस इंटू माइनस प्लस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैक्सिमम आ गई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 के ऊपर आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट स्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी आ गई, 6 पोजीशन। अब मैंने इसको यहां से उठा करके यहां पर रख दिया, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है यहां। ठीक है, अब इसके कारण यहां पर जो फील्ड होगा, यहां पर कौन सा फील्ड होगा, फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, एक्सियल लाइन के ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो B और M के बीच में क्या हो गया, ये थी 6th पोजीशन Q6। B और M के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब Q6 के ऊपर भी कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात ये रख लो कि अगर M और B के बीच में एंगल अगर 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंगल अगर 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि 180 के केस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। और अगर बाकी है कोई एंगल तो इसका मतलब वहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट potential energy of magnetic dipole moment and torque on the magnetic dipole placed in uniform magnetic field। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।